एंजाइम्स आर बायोकैटालिस्ट। बायोकैटालिस्ट मीन्स जैसे केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, कैटालिस्ट का काम होता है रिएक्शन रेट को स्पीड अप करना, जल्दी रिएक्शंस कराना। हमारी बॉडी के अंदर जो कैटालिस्ट हैं वो कौन है? एंजाइम। एंजाइम का काम है रिएक्शन रेट को स्पीड अप करना। सो बायोकैटालिस्ट इन अवर बॉडी आर एंजाइम। और आज की वीडियो में हम एंजाइम्स के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। Hello everyone, in this video we will discuss about enzymes. Mostly enzymes are proteinaceous in nature, means ज़्यादातर जो एंजाइम हैं वो प्रोटीन के बने हैं। कुछ एंजाइम्स हैं जो न्यूक्लिक एसिड के बने हैं, जैसे राइबोजाइम। राइबोजाइम वो एंजाइम हैं जो आरएनए के बने हैं। अगर हमें इसका एग्जांपल देखना हो, सो दैट इज 23S rRNA। एक्चुअली ये जो राइबोसोमल आरएनए है वो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में होता है। प्रोकैरियोट्स के अंदर 70S राइबोसोम है, एंड 70S राइबोसोम की जो लार्जर सब यूनिट है, लार्जर सब यूनिट का जो लार्जर आरआरएनए 23S rRNA एक्चुअली लार्जर आरआरएनए है। किसका? लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। इसी तरह यूकैरियोट्स के अंदर 80S राइबोसोम होते हैं, और 80S राइबोसोम में लार्जर सब यूनिट है 60S, और 60S सब यूनिट के अंदर सबसे बड़ा राइबोसोमल आरएनए कौन सा होता है? 28S। सो राइबोसोम के जो सबसे बड़े राइबोसोमल आरआरएनए हैं, प्रोकैरियोट्स में 23S है, यूकैरियोट्स में 28S है। वो किसका काम कर रहे हैं? एंजाइम का, ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। एक्चुअली ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होंगे। सो वो आरएनए जो एंजाइम का काम करेंगे उनको हम कहेंगे राइबोजाइम। एक्चुअली दीज आरआरएनए आर कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है राइबोसोम का, लेकिन इनके अलावा इनमें कैटालिटिक एक्टिविटी भी है। जहां तक एंजाइम के केमिकल नेचर की बात है, एंजाइम बेसिकली प्रोटीनेशियस इन नेचर है, मींस दे आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। लेकिन प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट के बेस पे कि एंजाइम टोटली प्रोटीन के बने हैं या प्रोटीन के अलावा सब नॉन प्रोटीन पार्ट भी है, तो एंजाइम दो तरह के होंगे। जैसे हमने प्रोटीन को भी पढ़ा था कि प्रोटीन दो तरह के हैं, दो तरह के पढ़े थे हमने, सिंपल एंड कॉन्जुगेटेड। इसी तरह शेप के बेस पे हमने अलग पढ़ा था, केमिकल कंपोजिशन के बेस पे दो तरह के प्रोटीन थे, सिंपल एंड कॉन्जुगेटेड। तो इसी तरह एंजाइम भी दो तरह के हैं, वन इज सिंपल एंजाइम एंड कॉन्जुगेटेड एंजाइम। सिंपल एंजाइम क्या है? द एंजाइम विच आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स ओनली, दे आर हैविंग अमाइनो एसिड्स ओनली। जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम है, ट्रिप्सिन है, पेप्सिन है, सलाइवरी अमाइलेज है, ऑल दीज एंजाइम्स आर simple enzyme, means they are having only protein part, they are made up of अमीनो एसिड्स। लेकिन जो कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स होते हैं उनको हम होलो एंजाइम कह रहे हैं, बिकॉज इन एंजाइम्स में प्रोटीन पार्ट के अलावा नॉन प्रोटीन पार्ट भी होगा। सो दीज एंजाइम्स आर हैविंग प्रोटीन पार्ट एज वेल एज नॉन प्रोटीन पार्ट। अब जो एपोप एंजाइम है, दिस इज एक्चुअली प्रोटीन पार्ट। होलो एंजाइम किन एंजाइम को कह रहे हैं? जिनमें प्रोटीन पार्ट मींस अमाइनो एसिड के अलावा नॉन प्रोटीन पार्ट भी होगा। दिस नॉन प्रोटीन पार्ट इज नोन एज कोफैक्टर। सो होलो एंजाइम मींस एंजाइम्स विच आर हैविंग प्रोटीन पार्ट प्लस प्रोटीन पार्ट के अलावा सम नॉन प्रोटीन पार्ट इज देयर विच इज नोन एज कोफैक्टर। अब कोफैक्टर अगर इनऑर्गेनिक है तो उसको हम मेटल आयन की फॉर्म में जो है, कोफैक्टर इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, ऑर्गेनिक भी हो सकता है। केमिकल नेचर के बेस पे हम क्लासिफाई कर रहे हैं। मेटल आयन है जैसे कॉपर है, जिंक है, मैग्नीशियम है, मॉलिब्डेनम है, डिफरेंट मेटल्स आयन एक्ट एज कोफैक्टर ऑफ एंजाइम। यहाँ पर जो मेटल आयन्स हैं वो प्रोटीन पार्ट के साथ भी बॉन्ड बनाए हुए हैं, साथ में जो सबस्ट्रेट होगा जिसको एंजाइम कैटालाइज करेंगे उसके साथ भी वो बॉन्ड बनाएंगे, एंड दे आर वेरी एसेंशियल फॉर एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। अगर एंजाइम से कोफैक्टर को हम निकाल देते हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी लॉस्ट हो जाती है। सो कोफैक्टर इनऑर्गेनिक मेटल आयन भी हो सकता है और ऑर्गेनिक पार्ट भी हो सकता है। अब ये जो डेफिनेशन है ये बुक टू बुक वेरी कर रही है, और ज़्यादातर जो साइट्स हैं उन पे इस तरीके का, लेकिन हमें अपनी बुक के अकॉर्डिंग ही चलना है। सो बुक में हम क्या करेंगे, इसे हम को एंजाइम को कट करेंगे और ये ऑर्गेनिक कोफैक्टर है। दिस इज
ऑर्गेनिक कोफैक्टर, और इसे हम कहेंगे कोएंजाइम। सो ऑर्गेनिक कोफैक्टर दो तरह का हो सकता है, कोएंजाइम एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप कब कहेंगे? जब वो एपोएंजाइम के साथ, एपोएंजाइम इज प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम, जब प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट टाइटली जुड़ा हुआ है, परमानेंटली जुड़ा हुआ है, टाइटली भी जुड़ा है, परमानेंटली भी जुड़ा है, हर वक्त वो प्रोटीन का पार्ट है, तो उसे हम कहेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप। एग्जाम्पल हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए आपको 4 टर्म पढ़नी है। और अगर वो ऑर्गेनिक पार्ट लूजली अटैच्ड है और जरूरत पड़ने पर ही अटैच्ड होता है, जब एंजाइम किसी पर्टिकुलर रिएक्शन को कैटेलाइज करता है उसी वक्त अटैच होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? कोएंजाइम। फिर से देखेंगे, जो कोफैक्टर है वो इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, ऑर्गेनिक भी। इनऑर्गेनिक है तो मेटल आयंस होंगी, ऑर्गेनिक है तो इट में बी प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम। प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली अटैच्ड ऑर्गेनिक कोफैक्टर है। देखो हम क्या कहेंगे, प्रोस्थेटिक और इसमें डिफरेंस है, टाइटली अटैच्ड है, परमानेंटली अटैच्ड है, ये ट्रांजिएंटली अटैच्ड है, जरूरत पड़ने पर अटैच्ड होगा। सो परमानेंटली अटैच्ड ऑर्गेनिक कोफैक्टर, दिस इज प्रोस्थेटिक ग्रुप, permanently attached organic cofactor. And what is coenzyme? Transiently attached organic cofactor. ध्यान रहे, cofactor is very essential for activity of the enzyme. So होलो एंजाइम क्या है? होलो एंजाइम उनको कहते हैं जिनमें प्रोटीन पार्ट के अलावा नॉन प्रोटीन पार्ट है। तो सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए, होलो एंजाइम इज इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर। एपो एंजाइम प्रोटीन पार्ट है, अमीनो एसिड का बना है, और कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट है, मीन्स ये अमीनो एसिड का बना हुआ नहीं है। अब कोफैक्टर हमारे पास 3 वर्ड है, एक इनऑर्गेनिक मेटल आयन, दूसरा ऑर्गेनिक प्रोस्थेटिक ग्रुप जो परमानेंटली अटैच्ड है, और तीसरा ऑर्गेनिक कोएंजाइम जो ट्रांजिएंटली अटैच्ड होगा एज पर नीड ऑफ द एंजाइम। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कोएंजाइम, वेरी इंपॉर्टेंट, सो मेनी टाइम क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक। कोएंजाइम मीन्स, जैसे पीछे की अगर स्लाइड से देखें तो कोएंजाइम मीन्स ट्रांजिएंटली अटैच्ड ऑर्गेनिक कोफैक्टर। ट्रांजिएंट का मतलब होता है शॉर्ट टर्म, थोड़े टाइम के लिए, जब एंजाइम किसी पर्टिकुलर रिएक्शन को कैटेलाइज करेगा उसी दौरान अटैच्ड होगा। NAD, NADP, NAD इज निकोटिन अमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, बुक में फुल फॉर्म लिखा हुआ है निकोटिन अमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, दिस इज NAD। NADP फोस्फेट ऐड कर देंगे। सो NAD एंड NADP क्या है? कोएंजाइम्स हैं जिनमें कौन सा विटामिन है? नायासिन। तो जनरली जो कोएंजाइम्स हैं उनमें विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से विटामिन होते हैं? मोस्टली विटामिन बी। सो विटामिन बी आर कंपोनेंट ऑफ मेनी कोएंजाइम। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है नीट एग्जाम में। जैसे अगर हम बात करें NAD और NADP किसका एग्जाम्पल है? कोएंजाइम का। और इन कोएंजाइम में कौन से विटामिन हैं? विटामिन नायासिन। नायासिन इज एक्चुअली B3। NAD, NADP रिड्यूसिंग पावर है जो रेस्पिरेशन में, फोटोसिंथेसिस में हम पढ़ेंगे। राइबोफ्लेविन वाटर सोल्यूबल विटामिन बी है, वाटर सोल्यूबल विटामिन बी है, और इसको विटामिन B2 कहेंगे। और जो विटामिन B2 है वो कौन से कोएंजाइम में मिलेगा? FAD एंड FMN। FAD है फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या प्रेजेंट है? राइबोफ्लेविन। और मोनोन्यूक्लियोटाइड में भी प्रेजेंट है राइबोफ्लेविन। इसी तरह कोएंजाइम ए, ये भी आगे रेस्पिरेशन में आप पढ़ेंगे। कोएंजाइम ए के अंदर विटामिन B5 होता है, दैट इज पेंटोथेनिक एसिड। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ कोएंजाइम व्हिच यू विल फाइंड रिटन इन योर बुक। Now second type of organic cofactor is prosthetic group. प्रोस्थेटिक ग्रुप एपो एंजाइम के साथ टाइटली बाउंड होगा, परमानेंटली बाउंड होगा, ये हमेशा एपो एंजाइम के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, जबकि जो को एंजाइम है वो जरूरत के वक्त
ज्वाइन होते हैं, अदरवाइज वो सेपरेट होते हैं। एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे हीम। हीम एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है जो कौन से एंजाइम में है, कैटालेज एंड पेरोक्सीडेज। कैटालेज एंड पेरोक्सीडेज में हीम क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप है, और ये एंजाइम की एक्टिव साइट का पार्ट भी है। एक्टिव साइट आज ही हम पढ़ेंगे, जहां पर सबस्ट्रेट बाइंड करेगा उसका पार्ट भी है। Peroxidase and catalase, these enzyme are present in organelle peroxisome। peroxidase जैसा कि नाम है, ये एंजाइम हाइड्रोजन पेरोक्साइड की सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, और कैटालेज का काम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिग्रेड करना, किसमें, वाटर एंड O2 में। और दूसरा जो कोवलेंट बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। यहाँ पर जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो प्रोटीन पार्ट के साथ, अमीनो एसिड्स के साथ कौन सी बॉन्ड से जुड़े होंगे, कोवलेंट बॉन्ड से। सो हीम इज प्रोस्थेटिक ग्रुप इन पेरोक्सीडेज एंड कैटालेज। इसी तरह अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन में भी हीम क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, सो मेनी क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस, और यहाँ पर आपको इनको अच्छे से लर्न करना है। 11th के जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें डिफरेंट एग्जाम्पल्स जो आए हैं वो मैंने क्लब करके एक जगह लिख दिए हैं। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर क्या है, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर जनरली जो मेटल्स आयन हैं वो कोफैक्टर का काम कर रहे हैं, दे आर एसेंशियल फॉर एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। और यहाँ पर खास बात क्या होगी कि जो मेटल आयन है वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे विद अमाइनो एसिड एज वेल एज जो सबस्ट्रेट उनके साथ जुड़ेगा उसके साथ भी, तो सबस्ट्रेट के साथ भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे और अमाइनो एसिड के साथ भी। जैसे अगर हीमोग्लोबिन में देखें तो हीमोग्लोबिन में हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप है, लेकिन हीम के अंदर भी सेंट्रली लोकेटेड क्या प्रेजेंट होता है, आयरन, और वो आयरन पायरोल के जो 4 नाइट्रोजन है उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, और जब साथ में ऑक्सीजन जुड़ेगी तो ऑक्सीजन के साथ भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होगा। सो जो मेटल आयन है दे विल फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, किसके साथ, सबस्ट्रेट के साथ भी, और जो अमाइनो एसिड साइड चेन है उनके साथ जहाँ एक्टिव साइट बनेगी। एग्जाम्पल आपको लर्न करने हैं, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम हम पढ़ेंगे, पैनक्रिएटिक जूस में प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, जिंक। एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, दिस एंजाइम इज कंसर्न्ड विद लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और मसल्स के अंदर मिलेगा ये आपको, लैक्टिक एसिड एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में इन्वॉल्व है ये। बैक्टीरिया फंजाई जो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन करते हैं उनमें होगा, हमारी बॉडी में भी अल्कोहल को मेटाबोलाइज करने के लिए अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये फास्टेस्ट नॉन एंजाइम है, आगे की स्लाइड में हम आज ही पढ़ेंगे। ये एंजाइम ज़्यादा अमाउंट में आरबीसीज में प्रेजेंट है और CO2 ट्रांसपोर्टेशन में वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो कार्बोनिक एनहाइड्रेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, सभी एंजाइम में क्या प्रेजेंट है, जिंक। आपको एंजाइम के फंक्शन याद नहीं हो कोई बात नहीं, बट ये याद हो जाना चाहिए कि यहाँ पर कौन है, जिंक। कैटालेज, कैटालेज एंजाइम के अंदर क्या है, आयरन। ये कैटालेज हमने पीछे भी पढ़ा, पेरोक्सिसोम के अंदर प्रेजेंट होता है पेरोक्सीडेज एंड कैटालेज। नाइट्रोजिनेज, नाइट्रोजन फिक्सिंग एंजाइम है, बैक्टीरिया के अंदर मिलेगा जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, और नाइट्रोजिनेज एंजाइम में मॉलिब्डेनम एंड आयरन आर प्रेजेंट। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का एंजाइम है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में मिलेगा, और इसके अंदर कौन है इनऑर्गेनिक कोफैक्टर, दैट इज कॉपर। नाइट्रेट रिडक्टेज, नाइट्रोजन की मेटाबॉलिज्म के अंदर एंजाइम इन्वॉल्व है, और इस नाइट्रेट रिडक्टेज के अंदर कौन सा मिनरल है, मॉलिब्डेनम। टायरोसिनेज, टायरोसिनेज वो एंजाइम है जो टायरोसिन अमाइनो एसिड को पिगमेंट मेलानिन में कन्वर्ट करेगा। सो टायरोसिनेज के अंदर क्या प्रेजेंट है, कॉपर। रुबिस्को एंड पेप्टेज, रुबिस्को एंड फोस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, दोनों ही एंजाइम फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है, और इनमें और इनऑर्गेनिक कोफैक्टर क्या प्रेजेंट है, मैग्नीशियम। तो हर एक एग्जाम्पल बिल्कुल अच्छे से लर्न होना चाहिए। कार्बोनिक एनहाइड्रेज, फास्टेस्ट नॉन एंजाइम, सबसे तेज स्पीड से काम करता है एंजाइम। और अगर हम इस एंजाइम की बात करें कि बॉडी में ये एंजाइम कहाँ होता है, सो दिस इज़ मेनली प्रेजेंट इनसाइड आरबीसी।
प्लाज्मा में भी लो अमाउंट में है और आरबीसी के अंदर इस एंजाइम का फंक्शन क्या रहेगा? दिस एंजाइम कैटालाइज डिसोल्यूशन ऑफ CO2 इन वाटर, यानी कि वाटर प्लस CO2 रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? कार्बोनिक एसिड। सो देखो CO2 को वाटर में डिसोल्व करने के लिए बॉडी में एंजाइम प्रेजेंट है। CO2 प्लस वाटर क्या बनेगा? कार्बोनिक एसिड। अगर एंजाइम नहीं है तब भी रिएक्शन होगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नो। इफ एंजाइम इज एब्सेंट रिएक्शन कंटिन्यू बट एट ए वेरी स्लो रेट। जैसे मान लीजिए ये एंजाइम नहीं है तो पर आवर हाउ मैनी मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोनिक एसिड आर प्रोड्यूस्ड? 200 मॉलिक्यूल, 200 मॉलिक्यूल कार्बोनिक एसिड के सिंथेसाइज होंगे इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम। लेकिन अगर एंजाइम प्रेजेंट है, यू विल बी सरप्राइज टू नो 36 मिलियन मॉलिक्यूल बनेंगे 1 मिनट में, यानी कि 6 लाख मॉलिक्यूल हर सेकंड बन रहे हैं। सोचकर देखिए, एवरी सेकंड 6 लाख मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोनिक एसिड आर प्रोड्यूस फ्रॉम H2O एंड CO2. So CO2 and water react to form carbonic acid and this reaction is catalyzed by carbonic anhydrase. अगर एंजाइम नहीं है तो 60 मिनट में 200 मॉलिक्यूल हैं कार्बोनिक एसिड के, लेकिन एंजाइम की प्रेजेंस में 36 मिलियन मॉलिक्यूल है जस्ट 1 मिनट में, 6 लाख है पर सेकंड। सी हाउ फास्ट रिएक्शन रेट इज ड्यू टू एंजाइम। सो एंजाइम का काम है रिएक्शन रेट को इंक्रीज करना। रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए एंजाइम की ज़रूरत नहीं है, एंजाइम का काम है रिएक्शन को फास्ट रेट से कैरी आउट करना, कैटेलाइज करना। सो अगर एंजाइम नहीं है तब भी रिएक्शन होगी, लेकिन उसका जो रेट होगा दैट विल बी वेरी वेरी स्लो। और ये आज ही हमने पढ़ा है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज में कोफैक्टर क्या है? इनऑर्गेनिक कोफैक्टर दैट इज zinc, which is necessary for activity of the enzyme. Enzymes are proteinaceous in nature and proteins are made up of polypeptide. This is a polypeptide chain और ये जो इन्होंने ये ऐसे दिखाए हैं these are side chain, ये जो boxes हैं और ये ऐसे line है these are actually side chain. अगर प्रोटीन का आपको टर्शरी स्ट्रक्चर याद हो तो प्राइमरी तो हमने कहा था स्ट्रेट चेन और टर्शरी में पॉलीपेप्टाइड चेन क्या हो गई है? फोल्ड। तो जब पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्ड होगी तो सम क्रिवाइसेस आर लेफ्ट, सर्टेन पॉकेट्स आर लेफ्ट, और इन पॉकेट्स में से एक पॉकेट, जैसे एक देखिए यहाँ पर एक पॉकेट है, इसी तरह एक पॉकेट यहाँ पर क्रिएट हुई है, एक यहाँ पर क्रिएट हुई है, तो इसी तरह एक पॉकेट यहाँ पर, एक जो क्रिवाइस है और पॉकेट है वो किसका काम करेगी? एक्टिव साइट का। एक्टिव साइट क्या है? एक्टिव साइट वो जगह है जहाँ पर सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ जुड़ेगा। सो हमने क्या कहा? एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर और प्रोटीन की तरह ही एंजाइम का प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा, टर्शरी स्ट्रक्चर होगा। बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए कौन सा स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है? टर्शरी स्ट्रक्चर। सभी एंजाइम में प्रोटीन का कौन सा स्ट्रक्चर मिलेगा? टर्शरी स्ट्रक्चर। जब ये पॉलीपेप्टाइड चेन कॉइल्ड होंगी तो जो साइड चेन्स है वो एक दूसरे के नज़दीक आएंगी। जैसे अगर हम इस धागे को सीधा करते तो ये और ये जो साइड चेन है बहुत दूर होती, लेकिन इसको फोल्ड करने की वजह से दीज साइड चेन्स आर ब्रोट क्लोजर टुगेदर। और ये क्या है? सबस्ट्रेट। अब सबस्ट्रेट भी एक केमिकल कंपाउंड है। जो आर चेन है वो भी जो है उनमें भी जो है केमिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। तो दीज रिएक्शंस आर जस्ट सिमिलर टू रिएक्शंस इन द केमिस्ट्री। जैसे केमिस्ट्री के अंदर आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस या न्यूक्लियोफाइल रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शन, कंडेंसेशन, डिस्प्लेसमेंट, कुछ आपने 9th-10th में भी पढ़ी होंगी। तो केमिस्ट्री जो है, जिस तरह केमिस्ट्री में डिफरेंट रिएक्शंस हो रही हैं, सेम वैसे यहाँ पर भी रिएक्शंस है। ऑल दीज रिएक्शंस आर ऑल्सो केमिकल रिएक्शंस, जहाँ पर जो सबस्ट्रेट है वो किस में कन्वर्ट होगा? प्रोडक्ट में। केमिकल रिएक्शंस में सबस्ट्रेट की बजाय हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? रिएक्टेंट। तो यहाँ पर हम क्या वर्ड यूज़ कर रहे हैं? सबस्ट्रेट। सो एक्टिव साइट इज द प्लेस वेयर सबस्ट्रेट बाइंड विद एंजाइम। और यहाँ पर जो सबस्ट्रेट है वो एक्टिव साइट की जो साइड चेन है उनके नज़दीक आएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर इंटरेक्शंस होगा, कुछ नई बॉन्ड बनेंगी, कुछ पुरानी बॉन्ड ब्रेक होंगी और धीरे धीरे जो सबस्ट्रेट है वो किस में
में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में। सो हर एंजाइम के पास क्या प्रेजेंट है, एक्टिव साइट, और एक्टिव साइट वो जगह हैं जहाँ पर सबस्ट्रेट अटैच होगा। और ये जो एक्टिव साइट्स हैं दे आर स्पेसिफिक। जैसे देखो ये जो सबस्ट्रेट है उससे मिलते जुलते ये मॉलिक्यूल्स भी हैं, लेकिन ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सबस्ट्रेट के साथ अटैच नहीं हो पाए, और बाय चांस अगर हो भी जाते हैं तो रिएक्शन नहीं होगी। एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। कोई किसी पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को कैटेलाइज करेंगे और किसी दूसरे बायोमोलिक्यूल को कैटेलाइज नहीं करेंगे। सो दे आर वेरी स्पेसिफिक इन नेचर। Now in this slide we will discuss how the enzyme works. Enzyme works by lowering down activation energy. एंजाइम का काम क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी की अमाउंट को कम करना। जब भी कोई रिएक्शन कैटेलाइज होती है उस दौरान क्या होता है, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू इनिशिएट ए रिएक्शन। रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे हम कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। किस लिए चाहिए, बिकॉज एनर्जी अगर मिलती है सब्सटेंस को तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा होगा, और उनके आपस में इंटरेक्ट करने के चांसेस क्या होंगे, ज़्यादा। रिएक्शन रेट को हम एक और तरीके से भी बढ़ा सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। जैसे अगर आप पानी के अंदर शुगर को डिज़ोल्व करना चाहते हैं तो दो तरीके हैं आपके पास, या तो आप पानी को गर्म करके चीनी डालिए उसमें तो जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगी, या आप उसको लगातार शेक करते रहिए। टेम्परेचर बढ़ने से भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, और मूव कर रहे हैं सॉल्यूशन को, वाटर प्लस शुगर को, तो उससे भी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, ज़्यादा। दोनों ही फैक्टर्स बॉडी में पॉसिबल नहीं है। अगर बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा करते हैं तो एंजाइम्स डीनेचर हो जाएंगे और शेकिंग इज़ नॉट पॉसिबल। सो यहाँ पर एंजाइम का रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एंजाइम रिएक्शन को कैटेलाइज कराएंगे बट वेरी लो एनर्जी लेवल। जितनी भी एनर्जी रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए चाहिए उस एनर्जी बैरियर को कहीं ना कहीं एंजाइम ओवरकम कर पा रहे हैं, और वो एंजाइम उस रिएक्शन को लोअर एनर्जी लेवल पर ही कैटेलाइज कर पा रहे हैं। सो एक्टिवेशन एनर्जी मीन्स वो एनर्जी जो रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए चाहिए। एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर रहे हैं। सो हाउ डज द एंजाइम वर्क, सिंपल सा आंसर है, दे रिड्यूस अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। अब हम इसमें एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। एंजाइम कैटालिसिस में होता क्या है कि एंजाइम बाइंड विद सबस्ट्रेट। एंजाइम बाइंड विद सबस्ट्रेट टू फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंड दिस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज दिस वन इज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है इसमें क्या होगा कि जैसे जैसे सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ जुड़ेगा एंजाइम विल अंडरगो कन्फर्मेशनल चेंज, ताकि वो सबस्ट्रेट के साथ टाइटली जुड़ जाए, और इस दौरान सबस्ट्रेट भी अपनी कौन सी स्टेट में आएगा, ट्रांजिशन स्टेट में। कौन सी स्टेट में आएगा, ट्रांजिशन स्टेट में। अगर हम केमिस्ट्री में भी देखें तो सो मैनी रिएक्शंस आर देयर। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखें तो यू विल फाइंड सो मैनी एग्जांपल्स ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। इंटरमीडिएट जो स्टेज बनती हैं, और इन इंटरमीडिएट स्टेज की खास बात क्या है, दे आर हाईली अनस्टेबल। इनमें जो एनर्जी लेवल है वो बहुत ज़्यादा होता है बट स्टेबिलिटी कम होती है, और यही वजह है कि ये तुरंत इनमें से कुछ कंपाउंड जो है, कुछ पार्ट जो है वो ब्रेक होकर सेपरेट हो जाएगा एंड दे विल ट्रांसफॉर्म इनटू सबस्ट्रेट। सो जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होगा और क्या बनेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, तो सबस्ट्रेट जो है वो अपनी ट्रांजिशन स्टेट में आएगा। और ट्रांजिशन स्टेट का खास बात क्या है, दीज आर हाईली अनस्टेबल। हाई एनर्जी कंपाउंड है और अनस्टेबल है, और ये तुरंत जो सबस्ट्रेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में। अब इस फिगर को देखें हम, दिस इज फ्री एनर्जी, दिस इज प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ये एनर्जी है सबस्ट्रेट की, रिएक्टेंट की।
सब एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट हम किसको कह रहे हैं, रिएक्टेंट को हम कहेंगे सबस्ट्रेट। सो दिस इज एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट बाइंड विद एंजाइम टू फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और अब जब प्रोडक्ट बनेगा तो एंजाइम, देखो सबसे पहले जो सबस्ट्रेट है दैट विल चेंज इनटू ट्रांजिशन स्टेट। ये ट्रांजिशन स्टेट है, ये भी ट्रांजिशन स्टेट है, लेकिन ये देखो दिस इज ऑल्सो ट्रांजिशन स्टेट। ये देखो ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी हमेशा सबस्ट्रेट से ज़्यादा, ये सबस्ट्रेट का एनर्जी लेवल है, ये एक ट्रांजिशन स्टेट है, ये दूसरी ट्रांजिशन स्टेट है। ये जो ग्राफ है ये हमारा है एंजाइम की प्रेजेंस में। एंजाइम की प्रेजेंस में ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी लेवल कम होगा, एंजाइम की एब्सेंस में ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी लेवल ज़्यादा होगा। तो एक पॉइंट आप यहीं से पिक कर सकते हैं कि रिएक्टेंट को या सबस्ट्रेट को ट्रांजिशन स्टेट में लाने के लिए एंजाइम की प्रेजेंस में कम एनर्जी चाहिए। अगर एंजाइम है तो सबस्ट्रेट से ट्रांजिशन स्टेट कम एनर्जी लेकर ही बन जाएगा, लेकिन अगर एंजाइम नहीं है तो सबस्ट्रेट से ट्रांजिशन स्टेट आने तक एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, ज़्यादा। सो ये जो वैल्यू है सबस्ट्रेट और ट्रांजिशन का जो एनर्जी डिफरेंस है, दिस इज एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, दिस इज एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट। सो सबस्ट्रेट और ट्रांजिशन लेवल का जो एनर्जी डिफरेंस है उसे हम कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। सो व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिशन स्टेट एंड सबस्ट्रेट। अब ये ट्रांजिशन स्टेट एंजाइम की एब्सेंस में है, सो दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम। और ये ट्रांजिशन स्टेट कब है? एंजाइम की प्रेजेंस में, सो दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। सो एंजाइम ने किया क्या, कहीं ना कहीं एंजाइम ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो क्या है, कम है। सो यहाँ पर हमने पढ़ा एंजाइम, हाउ डज द एंजाइम वर्क, एंजाइम काम कैसे करते हैं। एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी की अमाउंट को कम करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? वो एनर्जी जो रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए चाहिए, वो एनर्जी जो ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन के लिए चाहिए, उसको हम कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम की प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, एंजाइम की एब्सेंस में एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। एक्टिवेशन एनर्जी को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? ट्रांजिशन स्टेट एंड सबस्ट्रेट का जो एनर्जी डिफरेंस है उसको हम कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। अगर एक रिएक्शन के दौरान देखें, सबस्ट्रेट विल कन्वर्ट इनटू ट्रांजिएंट स्टेज, और जो ट्रांजिएंट स्टेज हैं उनकी खास बात क्या है, वो हाई एनर्जी हैं और उनमें जो स्टेबिलिटी है वो कम है, हाईली अनस्टेबल है। हाई एनर्जी स्टेट है, चाहे रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो चाहे एंडोथर्मिक, हमेशा ट्रांजिशन स्टेट का जो एनर्जी लेवल है वो सबस्ट्रेट से क्या रहेगा, ज़्यादा, चाहे रिएक्शन एंडोथर्मिक हो चाहे एक्सोथर्मिक हो। जैसे यहाँ पर देखो सबस्ट्रेट का एनर्जी लेवल ज़्यादा है और प्रोडक्ट का कम है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इधर देखिए रिएक्टेंट का या सबस्ट्रेट का एनर्जी लेवल कम है, प्रोडक्ट का ज़्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। लेकिन दोनों ही केस में सबस्ट्रेट से ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी क्या है, ज़्यादा। ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी लेवल सबस्ट्रेट से हर वक्त ज़्यादा रहेगा, चाहे वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो चाहे एंडोथर्मिक रिएक्शन हो। सो सीधा सा लर्न करना है कि सबस्ट्रेट किस में चेंज होगा, ट्रांजिशन स्टेट में, जो इंटरमीडिएट फॉर्म में ट्रांजिएंट फिनोमिना है, थोड़े टाइम तक रहेगा, हाई एनर्जी है, अनस्टेबल है, एंड नाउ दिस ट्रांजिशन स्टेट फर्दर ट्रांसफॉर्म टू फॉर्म प्रोडक्ट। सो ये जो रिएक्शन, ये जो ग्राफ है हमारा, दिस इज यहाँ पे जो ये सबस्ट्रेट है उसका एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट का कम है, तो ये हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वेयर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। और ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है जहाँ पर ये रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल है। और ये देखो ट्रांजिशन स्टेट क्या है, डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट एंड सबस्ट्रेट। तो जो ब्लू लाइन है वो तो है
एक्टिवेशन एनर्जी इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम। और जो रेड लाइंस ग्राफ शो किया इन्होंने, ये जो रेड मार्क है, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। सो एंजाइम का काम क्या है? ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करना, ताकि वो लो एनर्जी लेवल पर ही बन जाए। और यही वजह है कि जो एंजाइम्स हैं दे वर्क बाय लोवरिंग डाउन एक्टिवेशन एनर्जी। किसी भी रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, अगर एंजाइम प्रेजेंट है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी और रिएक्शन लो एनर्जी लेवल पर भी कैटालाइज हो सकती है। हाउ डज द एंजाइम वर्क? ये जो पिक्चर है आपके सामने, ये इसकी हेल्प से हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि एंजाइम किस तरीके से काम करते हैं। हर एंजाइम के पास एक एक्टिव साइट है, दिस इज एक्टिव साइट। ये सबस्ट्रेट है जो इस एंजाइम के लिए स्पेसिफिक है। एंजाइम बाइंड विद सबस्ट्रेट टू फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पर डायग्राम पे ध्यान देंगे कि शुरू में जो एक्टिव साइट्स है वो सबस्ट्रेट के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, यहाँ टाइट फिटिंग नहीं हुई है। जैसे जैसे प्रोसेस आगे चलेगा और एंजाइम और जो सबस्ट्रेट है उनकी साइड चेन है, एंजाइम की जो साइड चेन एक्टिव साइट्स में हमने पढ़ा, और सबस्ट्रेट के साथ जब जैसे जैसे इंटरेक्शन होगा एंजाइम में कन्फर्मेशनल चेंज होगा और अब एंजाइम टाइटली बाउंड हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ पर एक्टिव साइट में टाइटली फिट नहीं है, लेकिन जैसे जैसे एंजाइम और इनके बीच में इंटरेक्शन होगी अब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ क्या हो गया है? टाइटली बाउंड। और इस दौरान क्या होगा? एंजाइम अपनी सबस्ट्रेट अपनी ट्रांजिशन स्टेट में होगा। ट्रांजिशन स्टेट आर एक्चुअली इंटरमीडिएट स्टेज हैं। हाई एनर्जी, जैसे हमने पहली स्लाइड में पढ़ा है, हाई एनर्जी स्टेट है, हाईली अनस्टेबल है। अब क्या होगा? जो डिफरेंट साइड चेंज हैं दे विल कैटेलाइज फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड एंड फाइनली प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड एंड लेटर यहाँ पे एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स एंड फाइनली प्रोडक्ट इज रिलीज्ड फ्रॉम एंजाइम एंड एंजाइम इज अगेन रेडी टू कैटेलाइज न्यू रिएक्शन। तो यहाँ पर याद रखना है कि जब भी कोई प्रोसेस कैटेलाइज करेंगे एंजाइम तो वो एज सच वापस रिकवर हो जाते हैं और वो नए मॉलिक्यूल को कैटेलाइज करने के लिए रेडी है। अगर ये फंक्शन हम हार्मोन से डिफरेंशिएट करें तो हार्मोन्स जब भी कोई फिजियोलॉजिकल प्रोसेस रेगुलेट करेंगे तो वो उस प्रोसेस के दौरान यूज हो जाते हैं। दे आर मैसेंजर, उनकी बहुत शॉर्ट लाइफ होती है, जबकि जो प्रोटीन एंजाइम्स हैं दे विल रिमेन एज सच आफ्टर कैटेलाइजिंग द रिएक्शन। तो एंजाइम किस तरीके से काम करेंगे? हर एंजाइम के पास एक एक्टिव साइट है। सबसे पहले सबस्ट्रेट विल बाइंड विद एंजाइम टू फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। नाउ एंजाइम विल अंडरगो कन्फर्मेशनल चेंज, जिससे सबस्ट्रेट टाइटली बाउंड होगा और टाइटली बाउंड होने के बाद धीरे धीरे क्या होगा कि जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा? प्रोडक्ट में। एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड एंड फाइनली प्रोडक्ट आर रिलीज्ड और एंजाइम अगेन रेडी है एक नए मॉलिक्यूल को कैटेलाइज करने के